नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी जो ईबीआरसी के इश्यूज़ हैं, उसको लेकर कि अभी तक बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ आ रही थी पहले भी और अब और ज़्यादा आने लग गई है कि अब जो बैंक वाले हैं, वो तो एक तरीके से काम ही नहीं कर रहे बीआरसी पे क्योंकि उनके चार्जेज़ बढ़ते जा रहे हैं, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000। अब इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है, वो है पायलट स्कीम को लेकर। अब मैं पायलट स्कीम इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पायलट स्कीम के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि हर बैंक 31 जनवरी मतलब आज तक, आज का डेडलाइन था उनके लिए कि सब अपना-अपना एक पोर्टल बनाएँगे और वो अपने यूज़र को दे देंगे, मतलब कि एक्सपोर्टर्स को दे देंगे। उसको एक अपना आईडी और पासवर्ड शेयर करना कर देंगे बैंक वाले और आप खुद से ही अपनी शिपिंग बिल को अपने जो पैसे आए हैं उससे नॉक ऑफ कर पाओगे। तो शायद हो सकता है कि इसके चार्जेज़ फिर आगे चल के कम हो जाए क्योंकि बैंक वालों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें लिखा है कि आईआरएम को शिपिंग बिल से मैच करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो पैसे एनईएफटी के फॉर्म में आते हैं हमारे पास, जो अगर हम ई-कॉमर्स के ट्रांज़ैक्शन की बात कर रहे हैं, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो। अब उस आईएनआर को आईआरएम में कन्वर्ट करना होगा। वो आईआरएम में कन्वर्ट आप खुद से कर नहीं सकते, फिर भी बैंक के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। तो अभी मैं देखूँ इन शॉर्ट तो ये पायलट स्कीम अभी भी इतना यूज़फुल तो नहीं है, बट हाँ, हो सकता है कि ये चार्जेज़ को लेकर जो बैंक वाले हैं वो कुछ ना कुछ तो आगे करें कि हाँ भाई चलो एक पायलट स्कीम आ गया है, तो या फिर आईआरएम जनरेशन को लेकर वो कुछ तरीका निकालें क्योंकि मोस्टली केसेज़ में आईआरएम जनरेट ही नहीं हो रहा है। जनरली आईआरएम जनरेट कब होता है? जब आपके पैसे फॉरेन इनवर्ड में मतलब फॉरेन करेंसी में आ रहे हैं। फॉरेन करेंसी में जब बैंक के पास कोई भी पैसा आता है तो उनकी मजबूरी होती है वो आईआरएम ही क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे भी कुछ पैसे जो अगर यूएस के क्लाइंट से आते हैं और अगर वो डॉलर में आते हैं तो वो आईआरएम में ही क्रिएटेड होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अमेज़न किसी भी तरीके से आपको डॉलर में भेजे पैसे? डॉलर में भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आईआरएम क्रिएट हो जाएगा। एक तो ये, सेकंड चीज़ ये कि सर ये तो चलो आगे की बात है। पहले की बात कर लें कि अभी तक इतने शिपिंग बिल जनरेट हो गए तो उसका क्या करें? बैंक में जाते तो बैंक वाले बहुत ही रिलैक्स मोड में रहते हैं और एक तरीके से पैसे मंथली चार्जेज़ भी काटने लग गए हैं। तो अल्टीमेटली तो नुकसान है, बिना बैंक वालों को बिना मेहनत किए ही उनके पैसे मिल रहे हैं, चार्जेस के फॉर्म में पैसे काटे जा रहे हैं अकाउंट से। तो मेरा मानना ये है कि आपके चाहे कितने भी शिपिंग बिल हो, लेकिन आप कम से कम 5 या फिर 10 शिपिंग बिल ही बैंक को दो तो सही प्रोसेस करने के लिए। आज तक कहीं पे भी किसी ने बैंक ने एक्चुअल में चार्जेज़ लिए या नहीं लिए, इसका कोई मेरे पास रिप्लाई नहीं आया है। मतलब आप बैंक को दो तो डॉक्यूमेंट कि भाई ये मेरा शिपिंग बिल है, ये मेरे पैसे आए हैं, तो प्रोसेस तो करो। अभी हम सारे के सारे वो इतने चार्जेज़ लग जाएँगे, इतना कट जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना है, हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। और अगर बैंक वालों को अगर आपने 5 पेपर भी दिए, 5 शिपिंग बिल भी दिए, उसको नॉक ऑफ करने के लिए और बैंक वाले उस पे काम करना शुरू करेंगे, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम पता चलेगी कि हाँ, ये कैसे नॉक ऑफ करेंगे? कैसे ये पेमेंट डिडक्ट होके आती है, तो कैसे वो शिपिंग बिल को क्लोज़ करेगा? तो आप उसको प्रोसेस करने के लिए दो और एक बार आप देने के बाद देखना कि बैंक वाले अगर नहीं कर पा रहे हैं और वो टाइम ले रहे हैं अपने एंड पे, तो आप सारे के सारे शिपिंग बिल के पेपर बना के उनको दे दो। कम से कम ये तो रहेगा कि भई एज़ ए कस्टमर, एज़ ए कंज्यूमर या एज़ ए एक्सपोर्टर आपने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे दिए। अब बैंक को कोई राइट नहीं बन जाता है कि मतलब अननेसेसरी कि वो मंथ एंड पे चार्जेस काटे। जैसे ही चार्जेस काटे तो आप बोल सकते हो कि भैया आपको तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, आप प्रोसेस करो। तो अभी उनको मेहनत करके पैसे कमाने दो ना बैंक को। क्या ज़रूरी है कि भई हम उसको बैंक को डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे और बैंक को एक मौका मिल रहा है कि कस्टमर की तरफ से कोई वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे, तो इसीलिए हर मंथ उनके चार्जेस काटते चले जाओ, ठीक है? सेकंड चीज़, अब आगे के लिए आप ऐसे बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अभी जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही बताया और उन्होंने अपने दिखाया भी, बैंक में बात भी कराई जी, कोटक बैंक में है कि वो कहते हैं कि भई हम बीआरसी और ये ईडीपीएमएस के कोई पैसे नहीं लेंगे, हम इसको क्लोज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं लेंगे, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो और अपने आस-पास के ऐसे बैंकों में जाके बात कर सकते हो कि पायलट स्कीम आएगा, तो आईआरएम कैसे जनरेट करोगे? ताकि आगे चल के देखो, मैंने इसके ऊपर एक और आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये है कि ये बिलियन में ट्रांज़ैक्शन होने वाली है। बिलियन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन की वज़ह से बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट होने वाला है। तो गवर्नमेंट को अच्छे से पता है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट इस पे
बहुत ही ऐसा एक सिस्टमैटिक बीआरसी को लेकर लेके आएगी, जिसमें हम इन सब प्रॉब्लम में फँसने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी जब प्रॉब्लम चल रही है तो उसका टेम्परेरी कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और वो यही है कि भई आप पेपर देने शुरू करो बैंक में। और अगर बैंक वाले डिले कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो आप धड़ाधड़ सारे पेपर दे दो बैंक में करने के लिए। कम से कम ये चार्जेस तो कटने बंद होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके हेल्पफुल रही होगी, और आगे जो इनका डिटेल्ड एक नोटिफिकेशन आया है ई-कॉमर्स को लेकर, वो फ्यूचर और क्या देख रहे हैं, तो उस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसी ने कोई फर्दर डेवलपमेंट की है या कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई है इस फील्ड में, या किसी के पास कुछ और भी जानकारी है, तो हम वो सभी एक कम्युनिटी की हेल्प हो पाए। तो ये वीडियोज़ मैं हेल्प के पर्पज़ से ही बना रहा हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी सीए फर्म खोल ली है, अमित कुमार सिंह एंड कंपनी, जो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है। तो अगर किसी को बुक कीपिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस से रिलेटेड या कंसल्टेंसी चाहिए, या इस तरीके का जीएसटी, टैक्सेशन, इनकम टैक्स के रिलेटेड कोई काम अगर किसी को कराना होगा, तो वो मेरी फर्म को आउटसोर्स कर सकते हैं वो सारे काम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।